चलिए, so doctors, after completing the mitosis, after completing the mitosis process or the stages, different stages in mitosis, we have concluded what are the advantages and what is the significance of mitosis. Anyone who can tell me any significance of mitosis? Anyone significance of mitosis? Healing and repairing. Healing and repair. Healing है, repairing है, growth है, Cloning. Cloning. Yes, cloning है, asexual characters को जो parental characters है उसका conservation है ना. बहुत सारे ऐसे characters हैं, बहुत सारे ऐसे importance हैं जो mitosis से हमें पता लगे. अब जहां तक बात है meiosis की, तो meiosis को थोड़ा समझते हैं, मैं explain करता हूं और फिर हम लोग उसके भी कुछ screen share करते हैं. Meiosis, as the name suggests, meo means reduced, cis मतलब phenomena. The phenomena of reduction of number of chromosomes in daughter cell from their parental cell, this is known as meiosis. Therefore, it consists of two stages in which one is reductional division and one is equational division. Repeating my statement, meiosis एक टाइप का ऐसा डिवीजन है जिसमें डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके पेरेंटल सेल के आधे रह जाते हैं. लॉजिकली आज बहुत अटेंटिव रहना जरूरी है आपको, क्योंकि मियोसिस बहुत इजी टास्क नहीं है, हाँ, लेकिन बहुत टफ टास्क भी नहीं है. मियोसिस मैंने कहा when the number of chromosomes remain half in the daughter cell as compared to their parental cell. That means what I am saying, if the cell number of chromosomes are 2n, then it will first divide into n and m, and then it will divide into one more by one more division, n into n into n into n. That means meiosis consists of two phases or two stages, meiosis 1 and meiosis 2. But since it is a longer process than mitosis, it is more complicated and completed in two phases, meiosis 1 and meiosis 2. This is called as meiosis 1 and this is called as meiosis 2. Perfect? So meiosis 1, since the number of chromosomes reduced to half as their parental cell, so meiosis 1 is known as reductional division and meiosis 2 is known as equational division. यानी meiosis which is more complicated, अभी पहले पूरा समझा दे रहा हूं, which is more complicated process, more longer process, और पहले ही मैंने आपको बताया कि माइटोसिस तो फिर भी किसी प्लांट सेल में, हैप्लॉइड सेल में हो जाएगा, लेकिन मियोसिस तो किसी प्लांट में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड सेल में कभी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि यदि मियोसिस हैप्लॉइड सेल में होने लगा तो n से n/2 और n/2 से n/2 n/2 जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. अंडरस्टूड? यस सर. Yes, sir. परफेक्ट. तो मैंने आपसे मियोसिस बताना है जिसमें दो फेजेस मैंने बतानी है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2. बट सेम टाइम मैंने कहा था ना, एक बड़ा अजीब सा मिसकंसेप्शन बच्चों के बीच में होता है, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, इसकी तैयारी कर रहे होंगे, उनका मिसकंसेप्शन है कि जो मियोसिस है, मियोसिस 1 तो मियोसिस है, मियोसिस 2 माइटोसिस है. गलत. इस कंसेप्ट पे मत जाइए. ये एक अलग बात है बच्चों कि मियोसिस 2 अपने आप में एज गुड एज माइटोसिस, बट उसे माइटोसिस बोल के हम कंफ्यूज क्यों हो? क्योंकि ये पूरा एक ही डिवीजन था, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एक ही प्रोसेस थी, सिंगल प्रोसेस, दैट इज मियोसिस. वो सिंगल प्रोसेस कौन सी थी? मियोसिस. उसकी दो फेजेस थी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2. ये अलग बात है कि इक्वेशनल डिवीजन मतलब वो होता है जब पेरेंटल क्रोमोसोम और प्रोजेनी के क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहे. तो यहां है n से nn, n से nn. बट इसका ये मतलब नहीं ना कि वो सेकंड वाला माइटोसिस हो गया. वो माइटोसिस जैसा है, वो माइटोसिस नहीं है. डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर. परफेक्ट. सो मैं अब मियोसिस आपको स्टार्ट कर रहा हूं और मियोसिस बताऊं तो मुझे ये लिखने में कोई समस्या नहीं कि मियोसिस कंसिस्ट ऑफ मियोसिस 1 विच इज रिडक्शनल डिवीजन, और इस मियोसिस 1 की
फेजेस में ऐसे चलने के बजाय G1 S G2 और M। अब ये भी एक सवाल आता है कि सर आप M को कहते हैं माइटोटिक फेज, M को कहते हैं माइटोटिक फेज, और आप यहां कह रहे हैं कि मियोसिस माइटोसिस नहीं होता। भाई माइटोटिक फेज मतलब माइटो मतलब उस थ्रेड का डिवीजन है, वो थ्रेड डिवाइड होकर माइटोटिकली हो रहा है या मियोटिकली हो रहा है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं, वो थ्रेड को डिवाइड कर। तो यहां पर जो M है उस M को मैं कह रहा हूं मियोसिस, उस M को मैं ले जा रहा हूं मियोटिक प्रोसेस में। वो फेज तो M फेज ही कहलाएगी, माइटोटिक फेज ही कहलाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी किसी सेल का सेल साइकिल होता है तो G1S G2M G1S G2M G1S G2M ये चलता है, यहां भी वही चल रहा है, G1S G2M G1S G2M। बस वो M जो कल तक हम पढ़ रहे थे वो M माइटोसिस था, अब वो आज M मियोसिस है। नाम उसका माइटोटिक फेज ही होगा। समझ पा रहे हैं आप? यस और नो? सायन, अजीत, अंजलि, अंकुर? यस सर। परफेक्ट। Yes, sir. जब मैं इसे मियोसिस में लेकर जाऊंगा तो जाहिर सी बात है G2 के बाद मैं जाऊंगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, क्योंकि मियोसिस 1 है ना, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, सारी 1 के फेजेस तो वही रहेंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। G1S G2 प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो यहां साइटोकाइनेसिस नहीं होता। माइटोसिस होता तो यहां साइटोकाइनेसिस हो जाता, सेल अलग हो जाती। लेकिन अभी साइटोकाइनेसिस क्यों होगा भाई? अभी सेल के न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड, स्टेप ही पूरा नहीं हुआ ना, डिवाइड ही नहीं हुआ, तो साइटोकाइनेसिस अभी तो होगा नहीं। और बीच में रेस्ट थोड़ा सा करना है, क्योंकि दो नई सेल्स तो बन गए, दो नए न्यूक्लियस तो बन गए, दो नए न्यूक्लियस बन गए, दो नई सेल्स नहीं बनी। यानी एक सेल में दो न्यूक्लियस हैं अभी, और वो दो न्यूक्लियस अभी और डिवाइड होने वाले हैं। तो एक सेल के दो न्यूक्लियस बने हैं, दो सेल्स नहीं बनी। तो अब वो जो दो न्यूक्लियस बने हैं वो थोड़ा सा एक पॉज चाह रहे हैं, रेस्टिंग स्टेट नहीं चाह रहे, पॉज चाह रहे हैं। उस पॉज को मैंने कह दिया इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस, इट इज नॉट इंटरफेस। अब यहां भी क्या लिखा जाता है? इंटरकाइनेसिस इज इंटरफेस विदाउट एस फेज। यस, आई डू अग्री। इंटरकाइनेसिस इज इंटरफेस विदाउट एस फेज। ठीक भी है ना भाई? कि जैसा है वो नहीं है, फिर मैं वही कह रहा हूं, इंटरकाइनेसिस इज इंटरफेस विदाउट एस फेज। अरे भाई एस फेज क्यों चाहिए? एस फेज एक बार हो तो गई, ये दूसरा डिवीजन थोड़ी है अलग, वो तो वही डिवीजन चल रहा है। तो G1 हुआ, S हुआ, G2 हुआ, और अभी लंबा सा चल रहा है M फेज। उसमें एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, और वो जो दो नए न्यूक्लियस बने उनको थोड़ा पॉज चाहिए, उनको ग्रोथ करनी, ताकि वो और एक बार डिवीजन कर सके, जो कि दूसरा पेंडिंग डिवीजन है। उसके लिए उसने मैंने कह दिया इंटरकाइनेसिस, और उसके बाद मैंने कह दिया प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। और अब मैं क्या करा दूं डॉक्टर्स? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। प्लीज चेक, प्लीज चेक कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मुझे बताइए, समझ में आ रहा होगा तो ओके। मैं पानी पी रहा हूं तब तक, प्लीज मुझे बताइए। Sir, as I read in NCERT, there are हाँ? more six stages in Prophase 1. अरे वो तो बताऊंगा भाई, वो तो बताऊंगा प्राजक्त भाई, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, वो तो बताऊंगा मैं। वही तो पूरी इसकी जान है, पूरी मियोसिस की जान तो वही है। Sir, after interkinesis, meiosis phase 2 starts. यस यस, परफेक्ट। कौन पूछा? Aditi. अदिति परदेसी। Yes, sir. यस, इंटरकाइनेसिस के बाद, इंटरकाइनेसिस इज, डेफिनेशन वाइज क्या बोला मैंने? इंटरकाइनेसिस इज व्हाट? Interkinesis is what? Interface without S. Interface without S. Interface without S phase.
प्लीज थिंक ओवर दिस। समझ में आ रहा हो तो मैं आगे बढ़ूं प्रोसेस वाइज। Sir, जी so it means at the last of telophase 2, there are 4 nucleus in a cell. नो, हाँ यस यस, बिफोर साइटोकाइनेसिस ना। Yes, sir. 4 न्यूक्लियाई, बिल्कुल ठीक बोला। कौन पकड़ा ये? Sir, Prapti. क्या बात है प्राप्ति मैडम, सही चीज प्राप्त किया आपने एकदम। 4 न्यूक्लियाई इन अ सेल, और इसीलिए तो वो अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, तो वो 1 से 4 हो गया। डॉक्टर भंडारी, Yes, sir. अंडरस्टूड, बिल्कुल सही पकड़े बच्चों, मजा आ गया। सही, बिल्कुल परफेक्टली Excuse अंडरस्टूड। me, sir. एक्सक्यूज्ड। Sir, right now you told like interkinesis is interphase without S phase. Means Agreed. that the cell will grow its material like organelles and everything, but it will not grow its DNA content. यस, इट शुड नॉट। एस फेज यदि उसने कर लिया तो पूरा खेल बदल जाएगा। उसी को मैं समझाने वाला हूं। यहां डीएनए फिर से नहीं बनेगा दोस्तों। अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट। शुड आई स्टार्ट द मैकेनिज्म? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If logically we are agreed on this, then I'll start. मुझे G1S G2 फिर से लिखाने की जरूरत है क्या? No, sir. Absolutely will remain same. लेकिन मैं सेंटेंस लिखा के काम करूंगा उसे। तो मैंने हेडिंग डाला meiosis. Visibility is clear? Yes, sir. Yes, sir. और मैंने सेंटेंस नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, लेट मी टेक माय एनसीईआरटी। Point number 1, please note the production of offsprings by sexual reproduction does require the fusion of two gametes आई होप सेंटेंस इज क्लियर। सेंटेंस में मैंने बच्चों सिर्फ ये लिखवाया आपको कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनीज, जस्ट इमेजिन, बहुत गहरी बातें आज होने वाली हैं। जस्ट इमेजिन कि हमारे जन्म के समय एक हैप्लॉइड सेल मदर से आई होगी, एक हैप्लॉइड सेल फादर से आई होगी, दैट इज स्पर्म एंड ओवा। वो फर्टिलाइज हुए होंगे, तब तो फिर से 2n बना होगा ना भाई। मैंने यदि आपसे कहा 44 प्लस XX, ये कौन, मदर की फादर? Mother. फिर मैंने कहा 44 प्लस XY, ये कौन? Mother. तो मदर ने बनाना है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवा रिलीज होता है, तो हर महीने एक ओवा बन रहा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं उस ओवा का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? So 22 plus X. परफेक्ट 22 प्लस X। और थोड़ी सी एडवांस की बात मैं बता दूं, फादर से 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट बन रहे होंगे। यस और नो? Yes, sir. 22 plus X and 22 plus Y. परफेक्ट, 22 प्लस X and 22 प्लस Y। परफेक्ट, अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट। लेकिन मुक्ति भाई, ओमकार भाई, आयुष घुमरे, क्या आप ये जानते हैं कि वो स्पर्म जिससे मेल बेबी के बनने के चांसेस हैं, उस स्पर्म को क्या कहा जाता है? और दूसरा वो स्पर्म
जिससे फीमेल बेबी के बनने के चांसेस होते हैं, उस स्पर्म को क्या कहा जाता है? नो सर। नहीं, कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा एंड्रोजेनिक और गाइनोजेनिक। एक ऐसा जो गैमीट होगा 22+Y, उसको कहेंगे आप एंड्रोजेनिक। एम आई राइट? यस सर। भाई सीधी सी बात है, वो एंड्रोजेनिक स्पर्म है। और 22+X गाइनोजेनिक स्पर्म। गाइनोजेनिक। अंडरस्टूड? क्योंकि 22+X यदि फीमेल मेल से आ रहा है, 22+X वाला यदि कोई स्पर्म है, तो उससे मेल चाइल्ड कभी नहीं बन सकता। एम आई राइट? यस सर। यस सर। यानी ये बात तो बिल्कुल क्लियर हुई अपने को कि जो कई सालों से परंपरा चली आ रही है, बेटा होगा बेटी होगी, जिसके लिए फीमेल्स को दोष दिया जाता है, एक्चुअली वो तो कंसेप्ट ही गलत। एम आई राइट? यस सर। तो ये बात अपने को समझ में आ गई। लेकिन ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में ये जो ओवा बन रहा है, ये जो स्पर्म बन रहा है, इसको बनाने के लिए एक ऐसा डिवीजन तो आपको लगेगा ना जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे रह जाएं। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो 44+XX और 44+XY यदि यही मिलते रहे तो क्या ही बनेगा वो। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. पहला स्टेटमेंट आपको लिखाया कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स डज रिक्वायर द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फुल स्टॉप लगा के आगे कंटिन्यू करेंगे। Gametes are haploid. Gametes are haploid and formed of. Gametes are haploid and formed from diploid cells. Full stop. This process of formation of gametes, ब्रैकेट में लिखेंगे n, गैमीट के ब्रैकेट में लिखेंगे n. This process of formation of gamete N from specialized diploid cell, ब्रैकेट में लिखेंगे 2n, is called gametogenesis. Is called gametogenesis. And the division involved in gametogenesis is what? Meiosis. Meiosis. नोट, बड़े काम की बात, लॉजिकली बात। Meiosis ensures the production. Meiosis ensures the production of haploid. And fertilization ensures restoration of diploid. Understood? Yes, sir. Sir,
And fertilization ensures restoration of diploid. Excuse me, sir. Excused. Sir, 22 plus Y is androgenic and 22 plus X is what? Will you please pardon the term? Gynogenic. Gyno means gynae, female. Thank you, sir. ओके चलिए, मियोसिस में मैंने पहला पॉइंट आपको लिखवा दिया, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, ऑलवेज टेक्स प्लेस इन डिप्लॉयड सेल. अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. G1 as G2 will remain same as in mitosis. Omkar, understood? Omkar, understood? ओमकार आप हैं? अंजी, अंकुर, अर्जुन, Yes, sir. हितेश, अर्पित, Yes. पलक, मुग्धा, मृदुला. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Same as in mitosis. G1 as G2 will remain same as in mitosis. उसके बाद meiosis completed in two phases. Meiosis 1 and meiosis 2, followed by cytokinesis. Noted? Yes, Yes, sir. sir. Perfect. Now meiosis 1. Meiosis 1 आपको पूरा सेंटेंस लिखना है. Meiosis 1 comprises of prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Noted? Yes, Doctor, sir. Yes, sir. चलिए पहली हेडिंग डालेंगे प्रोफेज 1 और समझेंगे. पहले मैं यदि कंसेप्ट आपको समझा पाया तो आगे लिखने से मतलब है, नहीं समझा पाया तो इट्स आर डिफीट, है ना. समझते हैं, सुनते हैं बच्चों. 2n बात को समझना ध्यान से. G1s पेन डाउन कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि समझ में आया तो सारी जेनेटिक्स अगले साल समझ में आएगी, नहीं तो ना जेनेटिक्स समझ में आने वाला है और ना वो हेल्थ एंड डिजीज वाला वो चैप्टर आगे समझ में आने वाला है ना, क्योंकि वहां पर हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ने वाली और ना बायोटेक्नोलॉजी समझ में आने वाली. 2n जहां से शुरू हो रहा है तो दैट 2n अंडरगोज G1 S G2 and now it enters into prophase 1. G1 S G2 and now it enters into prophase 1. Agree with this? Yes, sir. Yes, sir. During S phase DNA content get doubled. Agree with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That means whatever the number of chromosomes are there is 46, but they are appearing as thick structures, जैसा कि माइटोसिस में हमने देखा था. Yes or no? Yes, sir. बस क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ कि जब मैं माइटोसिस आपको पढ़ा रहा था तो माइटोसिस में पहले आपको ऐसे दो थ्रेड दिख रहे, दो थ्रेड भी नहीं दिख रहे थे, पतले क्रोमेटिन थ्रेड थे जो एस फेज के बाद थोड़ा सा थिक दिखने लगे. अभी भी दिख तो दो ही रहे, थोड़ा सा तिरछा देखेंगे आप तो थिक दिखने लगेंगे, लेकिन अभी तो देख तो दो ही रहे. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. थोड़े से थिक हो गए. अब थिक होने की वजह जरूरी भी थी
क्योंकि जब ये इक्वेटर प्लेट पर आएंगे तो इक्वेटर प्लेट अलग अलग हो जाएंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इक्वेटर प्लेट पर जब आए, those were comparatively thicker structure in metaphase. Did you recall it? Yes, sir. Yes, sir. और मेटाफेज में आने के बाद सेपरेट हुआ था क्रोमेटिड, सेपरेट हुआ था क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड सेपरेट होने के बाद इन्होंने ये जो थिक स्ट्रक्चर थे इन्होंने थिन स्ट्रक्चर बना ली, तो फिर से ये अपने अपने डबल डबल। भाई पेरेंट में डबल थे, 2n क्रोमोसोम्स थे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. फिर थिक स्ट्रक्चर आया, फिर मेटाफेज में सेपरेट हो गए क्रोमेटिड, और फिर वहां जाके थिनिंग हो गई, तो फिर इधर भी दो और इधर भी दो। तो पहले भी 2n थे, अब भी 2n की 2 सेल बन गई। दैट वाज माइटोसिस। अग्रीड? Agree, Yes, sir. sir. Yes, sir. लेकिन दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपको 2 डिवीजन कराने, तो 2 डिवीजन कराने में तो हालत खराब हो जानी चाहिए, बट फिर भी ठीक है ना लॉजिकली। भाई 2n सेल थी, 2n सेल थी, वो एस फेज में डबल, क्रोमोसोम डबल नहीं हुए, डीएनए कंटेंट डबल हो गया। लो भाई डीएनए कंटेंट डबल कर दिया, थोड़े से ठीक देखने लगे। पहला डिवीजन हुआ, पहले डिवीजन में ये सेपरेट हो गए और दूसरे डिवीजन में ये भी सेपरेट हो गए, तो एक से हैप्लॉइड 4 सेल बन गई। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो 2 डिवीजन कैसे लग रहे हैं वो तो समझ में आ गया मुझे। ये 2 डिवीजन थे, पहला डिवीजन ये हुआ और दूसरा डिवीजन ये हुआ। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. परफेक्ट। Yes, sir. अब मैं उसको थ्योरेटिकली यदि बताना चाहूं तो जो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 है उसमें और माइटोसिस के प्रोफेज में डिफरेंस ये था दोस्तों कि प्रोफेज 1 में यानी मियोसिस में शफलिंग के बाद सेपरेट होते, माइटोसिस में पहले थिकनेस हुई, थिकनेस के बाद सीधे सीधे अलग हो गए। यहां ऐसा नहीं हो रहा है, यहां मैटरनल क्रोमोसोम पैटर्नल क्रोमोसोम से मिल रहा है। अब वो क्या चक्कर है, सिर्फ मुझे प्रोफेज 1 आपको बताना है, ध्यान से वो समझ गए तो मैं जंग जीत गया। मैंने आपसे कहा सानिका कासार, प्रथमेश महाजन, सानिका, संजना, परफेक्ट। Yes, sir. ओके, प्रथमेश महाजन, प्रथमेश भाई मुझे ये बताइए, आप दिखने में अपने मम्मी जैसे हैं कि पापा जैसे हैं? Papa. पापा जैसे हैं, मतलब मम्मी के कैरेक्टर नहीं आए क्या आप में? Hey. वो भी हैं, मतलब मम्मी के भी कैरेक्टर आए तो भी आप पापा जैसे ज्यादा दिख रहे हैं। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पापा के जीन्स ज्यादा आ गए आप, इज इट? हाँ. लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता दोस्त, क्योंकि स्पर्म और वर्म दोनों में 23 तो ज्यादा तो आने का चांस ही नहीं। हाँ ये हो सकता है कि पापा के जीन्स डोमिनेंट कर गए और मम्मी के जीन्स सप्रेस हो गए, तो पापा के कैरेक्टर ज्यादा दिख रहे हैं, इज इट? Yes, sir. परफेक्ट। ये तो पहले ये समझना जरूरी है कि मियोसिस हो कहां रही है। मियोसिस अभी आपकी बॉडी में और मेरी बॉडी में, हम दोनों की स्पेशलाइज्ड सेल में, जितने भी गर्ल चाइल्ड हैं वो, जितने मेल चाइल्ड हैं वो, इन सब में इनकी स्पेशलाइज्ड सेल में यानी टेस्टिस में और फीमेल्स की ओवरी में ये प्रोसेस चल रही है। रेस्ट एवरीवेयर, ये यहां से कोई सेल निकाल लो, ये हेयर फॉलिकल निकाल लो, इन सब में माइटोसिस चल रहा है, सब में माइटोसिस चल रहा है, एक्सेप्ट दोज स्पेशलाइज्ड सेल्स ओवरी इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। इस जगह पर गैमीट बनने की प्रोसेस चल रही है। फीमेल लगातार ओवा बनाती जा रही है, मेल लगातार स्पर्म बनाते जा रहे हैं, और वही तो बनना है इस प्रोसेस। यही तो हमने लिखा कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को हैप्लॉइड गैमीट बनाने पड़ेंगे, जिस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और उस गैमेटोजेनेसिस को डिवीजन करना पड़ेगा, उसे मियोसिस कहते हैं। यानी एट प्रेजेंट इट इज इन द बॉडी ऑफ फीमेल्स ओवरी एंड इन द बॉडी ऑफ मेल दैट इज टेस्टिस। अंडरस्टूड यहां तक कि वो मेल में टेस्टिस में चल रहा है, फीमेल में ओवरी में चल रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. स्पंदन, Yes, sir. अग्री? Yes, sir. चलिए, तो स्पंदन मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि यदि मैं किसी मेल की बात कर रहा हूं तो उस मेल के टेस्टिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अभी है 23/2 इन टेस्टिस। अग्री? Yes, sir. Yes. और एक फीमेल है जिसकी बॉडी में ओवरी में बन रहा है 23/2। अग्री? Yes, sir. परफेक्ट। Yes, sir.
अब क्या आप मुझे बता सकते हैं, ये 23 इंटू 2 जो मैंने लिखा, इसका मेरा मतलब ये है कि 23 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 क्रोमोसोम जिसके कि 2 सेट हैं, एक सेट इसकी मम्मी से आया होगा और इसके पापा से आया होगा। यस और नो? यस सर। अरे Yes, ये जो 23 इंटू 2 सेट में लिख रहा हूं भाई, जो मैं 46 लिख रहा हूं, इन 46 में आपको नहीं लगता 23 इसके मैटरनल होंगे और 23 इसके पैटर्नल होंगे? यस और नो? Yes. स्पंदन, गायत्री, अंडरस्टूड? श्रेयस? Yes, sir. Yes, sir. मतलब मेरी हर सेल में, मेरी किसी भी सेल को आप निकाल लो, हेयर फॉलिकल का एपिथेलियल सेल भी आप निकालोगे तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 मिलेंगे। यस और नो? Yes, sir. 46 में बस इसी 15-20 मिनट को समझ लिया तो काम आसान है। वो उस 46 में हर सेल में, किसी भी रैंडमली सेल में निकलने वाले 46 क्रोमोसोम्स में 23 मुझे मेरे फादर से आए होंगे और 23 मुझे मेरी मदर से आए होंगे। एम आई राइट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. परफेक्ट। तो भैया फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब बात को समझना, ये पूरे इस क्वेश्चन में पूरा ट्विस्ट छुपा हुआ है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जो 20 मेरे जन्म के समय जो 23 मुझे पापा से आए, 23 जो मुझे मम्मी से आए, ऐसे ही मेरी मम्मी में 23 उनके मम्मी से और उनके पापा से आए होंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यानी XX XY XX का मैरिज हुआ XY से, ये इसका एक X मैटरनल, एक पैटर्नल और एक X मैटरनल, और इसमें ये X मैटरनल और ये Y पैटर्नल। अग्री यहां तक? Yes, sir. अब मैं यदि कहता हूं कि ये लड़की बनी XX, जिसमें एक हुआ उसके दादी का कैरेक्टर और एक हुआ, सॉरी, दादी का कैरेक्टर, एक नानी का कैरेक्टर। एम आई राइट? Yes. Yes, sir. गायत्री, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। प्राप्ति भंडारी, अनिकेत, रितिका, रितिका सिंह, रितिका सिंह, एम आई ऑडिबल? रितिका सिंह, विदिशा, वैष्णवी, एम आई ऑडिबल? Yes, परफेक्ट। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये जो फीमेल चाइल्ड है, ये वाला जो फीमेल चाइल्ड है, इसमें इसके दादा और नाना का तो कोई कैरेक्टर नहीं होगा ना? होगा। Sir, it will be there. अब तो यार कहानी उलझ गई। कहां से होगा भाई? जैसे जैसे आप बोलते जा रहे हो वैसा मैं करता जा रहा हूं। ये एक फीमेल, यानी मैं अपनी ही बात करूं थोड़ी देर के लिए यार, मैं क्यों इसमें इसको इन्वॉल्व करूं, मैं अपनी ही बात कर लेता हूं। मेरा जन्म हुआ कुछ इस तरह से, ये हुआ मेरी मम्मी का X और ये मेरे पापा का Y, ये मेरा जन्म हुआ। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. मुझमें सब लोग कह रहे हैं कि मुझमें जो कैरेक्टर मम्मी से आया है ये X, ये इनकी मम्मी, ये हमारी मम्मी को इनके मदर फादर से आया वाला है। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. यानी मुझमें जो कैरेक्टर हैं वो मेरे दादी के कैरेक्टर तो बिल्कुल नहीं है। नहीं सर, होंगे। नहीं Yes, sir, sir. दादी। सर और मुझे ये लोग बेकार ही कहते हैं मैं अपनी दादी जैसा दिखता हूं। मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ बिल्कुल। पिक्चर तो बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। सर Sir, कैन आई टेल? crisscrossing में सर फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना? उनके मम्मी पापा के कैरेक्टर होंगे। अरे रे, गलत जा रहे हो बच्चों। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रितिका सिंह, रितिका, एम आई ऑडिबल? रितिका, रितिका सिंह, एम आई ऑडिबल? चलिए कोई बात नहीं।
कुंजल मंत्री, मुक्ति जोशी सब जो कह रहे हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन वाले, लेकिन आप आंसर पे नहीं पहुंच पा रहे। Sir, may I tell? हाँ गायत्री बोलो। Sir, during meiosis, crossing over will take place. So, unlike mitosis, the chromosome is not taken as it is. The chromosome itself will have few characteristics from paternal and few characteristics from maternal. Variations. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। जो मैं बताना चाह रहा था आपको वो मैं इस क्वेश्चन से आपको सीधे सीधे बताती हूँ। भाई यदि ये मेरा बर्थ हुआ है, जो यहाँ से कैरेक्टर वाई क्रोमोसोम पापा से मुझे आया है, एक्स क्रोमोसोम मुझे मम्मी से आया है, डेफिनेटली ये वाई क्रोमोसोम उन्हें मेरे ग्रैंडफादर से आया होगा। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब आप ये बिल्कुल नहीं समझे कि मुझ में दादी के कैरेक्टर नहीं आए होंगे, क्योंकि पापा की बॉडी में जब स्पर्म बन रहे थे तो वो सीधे सीधे सेग्रीगेट नहीं हो गए, वो उनके मैटरनल और पैटर्नल फ्यूज हुए और उसके बाद सेग्रीगेट हुए। और ये सारी कहानी प्रोफेज 1 में होगी, ये सारी कहानी प्रोफेज 1 में होगी। रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, meiosis 1 consists of prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Why prophase 1 is needed a shuffling? वो मैंने आपको समझाया इस छोटे से स्ट्रक्चर कि प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम की शफलिंग क्यों जरूरी है। मैं जब अपना गैमेटिक सेल बना रहा हूंगा, जब स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा होगा, तो उस स्पर्म में मेरी मदर के और मेरे फादर के गैमीट में जाने के पहले एज इट इज कैरेक्टर नहीं जाएंगे, पूरी तरह से शफलिंग हो जाएगी। और पूरी तरह से शफलिंग होने के बाद हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, उस हमारी नेक्स्ट जनरेशन में मेरे मैटरनल और मेरे पैटर्नल दोनों क्रोमोसोम के जो बेस्ट कैरेक्टर्स जो नेचर ने सेलेक्ट किए हैं वो आगे बढ़ते हैं। मतलब हर स्पर्म में, द स्पर्म दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय एनी मेल पर्सन, रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, द स्पर्म दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी मेल स्पर्म, दैट स्पर्म कंटेन all the selective genes from their respective maternal and paternal genes. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज नहीं आई? Understood, sir. Perfect. शुभम भाई, मैंने ये कहा, शुभम, उत्कर्षा, वैष्णवी, विधि, ईशान, मैंने ये कहा बच्चों कि हर बार जब आप गैमीट की बात करते हैं, ये जो 22 + x बना, ये सीधे ऐसे अलग नहीं हो गया 44x से। ये 22 + x अच्छी खासी शफलिंग हुई, सारे मैटरनल पैटर्न, मेरी हर सेल में जितने भी मैटरनल और पैटर्नल है सारे शफल हुए, उसके बाद अलग हुए। शफलिंग के बाद जो बेस्ट जीन्स थे वो निकल कर आए और वो गैमीट में गए। तो गैमीट बनते समय सीधे सीधे गैमीट बन के अलग नहीं हो जाते, वो शफलिंग होती है। उस शफलिंग को कहते हैं अपन क्रॉसिंग ओवर, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोफेज 1। अब मैं प्रोफेज 1 पर आ रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 हेडिंग डालेंगे, प्रोफेज 1। Excuse me, sir. Excused. Sir, can you please explain that example again? Okay. No problem. और थोड़ा सा इजी वे में लेने की कोशिश करता हूं डॉक्टर भंडारी, यदि मैं ले सका तो। चलिए, मैंने कहा आपसे XX क्रॉस XY, प्राप्ति भंडारी, ये Yes, sir. और ये मेल। प्राप्ति ये आपकी मदर और ये आपके फादर, अग्री? Yes, sir. परफेक्ट। आपका जो बर्थ हुआ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऐसा आपके इस कॉम्बिनेशन से आपका बर्थ हुआ होगा, अग्री? Yes, sir. तो प्राप्ति मैं ये जानना चाह रहा हूं, यहाँ जो आपका बर्थ हुआ इस फीमेल चाइल्ड में जो एक एक्स क्रोमोसोम आया है वो पापा से आया है, यस और नो? Yes, sir. और पापा में 100% जो ये एक्स आया होगा वो उनकी मम्मी से आया होगा, क्योंकि वाई तो दादाजी से आ सकता है केवल, यस और नो? Yes, sir. मतलब ये एक्स जो आप में आया है वो दादी से आया हो। तो प्राप्ति भंडारी में ऑल कैरेक्टर्स फ्रॉम ग्रैंड मदर, यस और नो? Yes, sir. नॉट फ्रॉम ग्रैंडफादर, यस और नो? Yes. बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। यही प्राप्ति में आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं जो आपके दादाजी के कैरेक्टर हो, am I right? Yes, sir. लेकिन यहां से तो समझ में आ रहा है कि ऐसा यदि हो गया, सीधे ये एक्स सेपरेट हो गया, ये एक्स वाई सेपरेट हो गया, तो एक्स एक्स से
ये फीमेल चाइल्ड बन गया, और ये जो फीमेल चाइल्ड बना उसमें केवल ग्रैंड मदर के कैरेक्टर आ सकते हैं, और इधर से ये एक्स किसी से भी आया होगा, या तो नानी से या तो नाना से, कोई दिक्कत नहीं, बट ग्रैंड फादर के कैरेक्टर तो आते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे जो मैंने बनाए हैं। तो आप अंडरस्टूड? Yes. क्यों? क्योंकि ये एक्स और वाई सिंपली अलग नहीं हो गए, ये एक्स और वाई सिंपली अलग नहीं हो गए, और ये एक्स और एक्स सिंपली अलग नहीं हो गए, ये सब अलग हुए हैं आफ्टर अ प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज व्हाट? क्रॉसिंग ओवर। अंडरस्टूड? Yes, sir. Now परफेक्ट। अब मुझे एनीवन, ईशान, अनिकेत, ऋतिका और तन्मय, इनका किसी के पास कांटेक्ट नंबर हो तो मुझे बताइए, मैं अभी इनके घर पे फोन करूं, क्योंकि ये चारों बच्चे जो हैं ऑडियो सिस्टम बंद करके बैठे हैं, तो इन्हें मेरी आवाज तो आ ही नहीं रही होगी, यदि मैं सही समझ रहा हूं तो। Excuse me, sir. एक्सक्यूज। Sir, actually, I had read somewhere, so actually, just want to ask if it is true that the characteristic will come 25% from directly paternal, maternal each, then 12.5 from grandparents, and so on. It will become half, like 6.25, and so on per generation. नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ये सारा आना, इट्स एब्सोल्युटली अ प्रोबेबिलिटी, इट्स अ चांस, इट्स अ प्ले ऑफ चांस ओनली, दैट्स इट। So there is no definite measurement. यस, नो डेफिनेट मेजरमेंट। ये जो आपने पढ़ा है ये इसलिए पढ़ा होगा आपने, क्योंकि जब मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन बताऊंगा, तब डीएनए रेप्लिकेशन में ऐसा होता है कि हर बार एक पेरेंटल ट्रेट और एक नया ट्रेट, यानी हर बार एक स्ट्रैंड पेरेंटल होता है, एक नया बनता है, पेरेंटल होता है, नया बनता है, तो हर बार वो एक नया बनता जाता है, इसलिए वो एड ऑन होता जाता है। बट इन केस ऑफ ओवरऑल कैरेक्टर्स आई कैन नॉट कंक्लूड इन सच अ वे। गायत्री? Sir, so such specific number can be only obtained if we are doing it artificially. That can be done. That can be done. That is not an issue. Understood? Yes, sir. Thank you, sir. ठीक है, जस्ट मिनट, मैं जरा इन चारों की खबर ले लूं, ईशान, अनिकेत, ऋतिका, तन्मय। अभी लेफ्ट कर गया कोई एक, अनिकेत, ऋतिका, तन्मय, ईशान। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए बच्चों, प्रोफेज 1। हेडिंग डालिए प्रोफेज 1। पॉइंट नंबर वन, लॉन्गेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स फेज। लॉन्गेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स फेज। Point number 2, divided into 5 subphases: leptotene, zygotene, pectine, diplotene, and diakinesis. Repeating the statement. 5 subphases: leptotene, zygotene, pectine, diplotene, and diakinesis. उत्कर्षा माली, आवाज नहीं आ रही आपकी।
ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी शाम को बात करवाइए पेरेंट्स से आप। नोटेड, क्योंकि आप लोग एब्सेंट ज्यादा रहने लगे हैं। वैष्णवी मालोडे, वैष्णवी। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस मृदुला मैडम, इसमें से टेस्ट में आ सकता है, नो डाउट, बिल्कुल आ सकता है। अबेल, आर्या, वैष्णवी देशमुख, आवाज आ रही है? यस सर। आप लोग ये समझ के पढ़ेंगे कि इसमें से सर कल नहीं आने वाला है तो फिर क्या ही करे समझ के, तो इसमें से सवाल डाल दूंगा मैं आज जितना पढ़ा रहा हूँ। प्रोफेज 1 में से तो 100% डालूंगा। लॉन्गेस्ट फेज है, कॉम्प्लेक्स फेज है, डिवाइडेड इनटू 5 सब फेजेस। फर्स्ट लेप्टोटीन, पॉइंट नंबर 1, all chromosomes converge towards a common point, converge towards a common point, that is near the centrosome, and appears as bouquet stage, BOUQUET. Point number 2, chromatids are not distinct. Chromatids are not distinct. लिखते चलिए। Number 2 is zygotine. Zygo means होता है पेयरिंग। So homologous pairs of chromosomes come close together. और होमोलोगस पेयर का मतलब होता है मैटरनल एंड पैटर्नल। In every organism, in every cell, there are 2 chromosomes. One is maternal, one is paternal. Those pairs are known as homologous pairs of chromosome. That I need not to explain because already learned, I think, by Dr. Bhavna Singh ma'am. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Full stop. Yes, sir. Please, by pairing of these chromosomes, pairing of this homologous pair of chromosome is known as synapse. And it forms bivalent. बाइवेलेंट हो ही जाएगा। मान लेते हैं मैंने लिया ये एक मैटरनल क्रोमोसोम, दूसरा लिया मैंने पैटर्नल क्रोमोसोम, तो ये काफी पास पास आ गए, इनकी पेयरिंग होने लगी और ये स्ट्रक्चर कुछ दिखने लगा इस तरह से। Understood by diagram? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. One is maternal, one is paternal, they come close together. और ये स्टेज अभी प्रोफेज ही चल रहा है। बड़ी प्रोसेस है, लॉन्गेस्ट प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इनकी पेयरिंग हो गई। इनकी पेयरिंग होने के बाद मैटरनल पैटर्नल के एक क्रोमेटिड्स मिल गए।
लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्रोमेटिड्स मिलेंगे, दोज हु आर नॉन सिस्टर, क्योंकि ये इसका सिस्टर, ये इसका सिस्टर, बट ये इसके क्रोमेटिड इस क्रोमेटिड के नॉन सिस्टर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes. Sir, please tell once again. Sister yes. chromosome, please tell once. यस प्राजक्त, मैंने कहा बेटा कोई भी एक क्रोमोसोम जो मैं बनाता हूं, ये जो एक क्रोमोसोम मैंने बनाया, तो एक क्रोमोसोम के दो पार्ट, क्या लगता है ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और ये भी इसका सिस्टर क्रोमेटिड, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बट ये इसका क्या? Yes, sir. Non-sister. Non-sister. Sister. तो ये मैटरनल, ये पैटर्नल, तो इसके अपने सिस्टर क्रोमेटिड, इसके अपने सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन मैटरनल पैटर्नल सिस्टर क्रोमेटिड कैसे हो सकते हैं यार? सोचो जरा, नहीं हो सकते, नहीं हो पैटर्नल सकते। सिस्टर क्रोमेटिड कैसे हो सकते हैं? इज इट? अरे अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Sir, understood, sir. Yes, sir. सिस्टर। तो मैंने क्या लिखा आपको कि जाइगोटीन में जो मैटरनल पैटर्न जिसको डिवाइड होना है, मैंने आपसे कहा था ना मेरी हर सेल में वो की प्रोसेस चल रही है, लेकिन स्पेशलाइज सेल यानी टेस्टिस में स्पर्म बनने की प्रोसेस चल रही है। वो स्पर्म बनने की प्रोसेस क्या है, वो पहले स्टेप हमने देखा कि उसकी प्रोफेज 1 में वो पहले पास आ गए, मैटरनल मतलब मेरे मैटरनल और मेरे पैटर्न वो पास आ गए, फिर वो दोनों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मिल गए, उसको मैंने कह दिया जाइगोटीन, और जहां मिले उसको मैंने कह दिया साइनेप्स। अंडरस्टूड? Yes, sir. यहाँ पर मिलते हैं सर, उन पॉइंट्स को साइनेप्स बोलते हैं। हाँ, साइनेप्स मतलब होता है बेटा जंक्शन पॉइंट। परफेक्ट? Yes, sir. Sir, as in brain, nerve cell synapse. बोलो Nerve cell synapse. परफेक्ट। वहां पर भी बिल्कुल परफेक्ट प्रोजेक्ट, वहां पर भी दो नर्व सेल्स मिलती है ना? Yes, sir. बस इसका आज का लास्ट पॉइंट, पेयरिंग टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ what? Homologous chromosomes. Perfect. Homologous pair of chromosome. Understood? Excuse me, sir. Yes, excuse. So now this pair formed after the is after pairing, what is formed? It will be called as heterologous chromosome. नहीं भाई, अभी कोई हेटेरोलॉगस वॉगस नहीं कुछ, अभी वो होमोलोगस ही थे। होमोलोगस पेयर में ऐसा था एक मैटरनल एक पैटर्न। अब एक मैटरनल एक पैटर्नल की कहानी भी क्या है भाई, यदि मुझ में हाइट का जीन पापा का आया है, कलर का जीन मिलेनिन वाला जीन मम्मी का आया है, तो क्या मुझ में पापा का मिलेनिन वाला जीन नहीं होगा क्या? सोचो जरा। होगा सर। नहीं होगा दोस्तों, समझो बात को भाई, मेरी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत भारी कंसेप्ट है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझ में हाइट का जीन ये और ये मम्मी का करो, इसके भी इस 7th मान लेते हैं 7th नंबर का पेयर है, 7वें नंबर का क्रोमोसोम मम्मी का और 7वें नंबर का क्रोमोसोम पापा का। यहां पर भी हाइट का जीन था कैपिटल H, यहां पर भी हाइट का जीन था स्मॉल h। समझिए ना बात को, सिंपल। अपनी बात छोड़ता है, एक एग्जाम्पलर के तौर पर तो सबसे बढ़िया अपने पास कंसेप्ट है। एक है बच्चन साहब का जीन, बच्चन साहब की हाइट का जीन, और एक है जया जी यानी जया बच्चन की हाइट का जीन। तो अभिषेक बच्चन में किसका जीन आया होगा? अमिताभ बच्चन। दोनों कैसे आएंगे पेयर? समझो ना, तो दोनों क्यों आएंगे जब हैप्लॉइड बन के आ रहे हैं? वही तो प्रोसेस बन कर रहे हैं भाई। या तो क्या होता, अमिताभ जी की हाइट का जीन कैपिटल H और जया जी की हाइट का जीन स्मॉल h, इन दोनों में से किसी एक को आना था। यस और नो? यस सर। Yes, sir.
इसमें कैपिटल एच आ गया। यही तो शफलिंग हो रही थी ना। जब शफलिंग हुई तो एक स्पर्म में कैपिटल एच चला गया, एक स्पर्म में स्मॉल एच चला गया। लो, अब यदि वो तो सौभाग्य से स्मॉल एच वाला स्पर्म फर्टिलाइज नहीं हुआ, यदि स्मॉल एच वाला फर्टिलाइज हो गया होता तो अभिषेक बच्चन की हाइट स्मॉल एच हो गई होती। एम आई राइट? यस सर। यही तो जेनेटिक्स पढ़ी है ना 10th में। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. Means H small h and small h is not recessive, it is absent. Pardon, tell me again. Sir, means that small h and small h is not recessive, it is absent in that Abhishek Bachchan's height. उसमें स्मॉल एच नहीं है, उसमें एक कैपिटल एच तो जरूरी है, तब तो उसकी हाइट ज्यादा है। अरे मटर पी प्लांट के मेंडल के एक्सपेरिमेंट भूल गए? कैपिटल टी होगा तो टॉल होगा ना, स्मॉल टी टॉल क्यों होगा? अदिति, अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. सर इट मीन्स कि एक कैरेक्टर का एक ही जीन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। अब देखो 12 तक आते आते जो कैरेक्टर और जीन बोला, इसमें भी मुझे समस्या आ गई। कैरेक्टर डिप्लॉयड होता है, ट्रेट हैप्लॉयड होता है। मेरे हाइट का कैरेक्टर, उसके 2 ट्रेट है। अब मुझे नहीं पता क्या है, वो कैपिटल एच है या कैपिटल एच है या स्मॉल एच है। एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं, एक को डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, एक को रेसेसिव ट्रेट कहते हैं। प्राप्ति भंडारी, ये 10th में पढ़ा होगा। यस सर। Yes. भाई आप समझे ना, मेरे पास भाई मेरा कॉम्बिनेशन है, सपोज थोड़ी देर के लिए कैपिटल एच स्मॉल एच, मेरी वाइफ का है कैपिटल एच स्मॉल एच। अब मुझसे जो स्पर्म बन के जाएगा, वाइफ से जो ओवा बन के आएगा, उन दोनों में यदि कैपिटल एच आ गया तो बच्चे की हाइट कैसी होगी? टॉल। अरे अंडरस्टूड? यस। अब जो मैं वही तो बता रहा था 1 घंटे से, मुझमें जो कैपिटल एच और स्मॉल एच है उसमें एक पापा का है, एक मम्मी का है। यस और नो? यस अंडरस्टूड? सर मीन्स जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही आएगा। ये सी फिर भाई डोमिनेंट आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि नेचर सेलेक्ट करता है जो एडवांटेजियस हो। अग्री? यस सर। मतलब ये ना कहिए कि अभिषेक बच्चन का कोई और तीसरा भाई या बहन होती या होता और जया जी का स्मॉल एच, और यदि अमिताभ जी का भी स्मॉल एच जो सप्रेस रह गया है, अमिताभ जी की तो हाइट ज्यादा है, उसमें एक एच स्मॉल वाला सप्रेस रह गया होगा। यस और नो? यस सर। वो सप्रेस्ड एच और जया बच्चन जी का स्मॉल एच वो आ गया होता तो अभिषेक का एक भाई या बहन कम हाइटेड हो गया होता। Am I right? Yes, sir. अरे कुछ समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है, चलिए इसको पढ़िएगा बच्चों, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। आप चाहो तो मैं फिर रिवाइज करूंगा, लेकिन पढ़ के रखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस निकलने वाले। लेकिन अभी कल के लिए तैयारी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर भी कोई डाउट होता तो यू कैन शेयर मी ऑन माय नंबर एंड आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी। ओके डॉक्टर्स, चलिए ऑल द बेस्ट। See you in the next class. That will be first DC class. Thank you, sir. Okay, all the best. Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Hi, Ishan, बोलो। Thank you, sir. Yes, sir. आप जवाब नहीं दे रहे थे, आप कहीं और चले गए थे। मैं अभी फोन करूंगा, अभी 8 साढ़े 8 बजे पापा से बात करवाइए मेरी। ईशान। यस सर, वो मेरा नेट गया था, वाईफाई नहीं चल रहा था। 8 साढ़े 8 बजे मेरी बात करा दीजिएगा। हाँ सर। Excuse me, sir. Yes, excused. Sir means each parent will give one gene. Together they will make the character, and then whatever happens in character, dominant, recessive, that will decide the phenotype. Like that only. Yes, obviously. The genotype is diploid. The gene is diploid. Character is diploid. But it has 2 options, either dominant or recessive. That will decide the phenotype. Okay? So means the gene Yes, sir. passed on will be haploid, no? But फिर से क्या बोले?
So means the gene that is contained in the gamete that will be haploid, either capital H or small h. Yes, yes, yes. Yes or no? Done. Yes. Yes, sir. Thank you, sir. Perfect. और मुक्ति भाई ने आज अप्रिशिएट किया कि सर आज बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए जो बचपन में तो सिर्फ सिखा दिया, लर्न करवा दिया गया है ना? हाँ सर. परफेक्ट. Yes, और sir. मुक्ति तो और समझ में आएगा बच्चे, बहुत मजेदार होगा. इसलिए सेल डिवीजन मैंने खुद लिया भावना मैडम से, और मजे से पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करके पढ़ेंगे और मजे से फिर से अपन प्रोफेसर 1 से चाहे स्टार्ट करेंगे. बट कल की तैयारी कीजिए और परसों उसको फिर से एक बार पढ़िए मेरे अगली क्लास के पहले. राइट? Yes, sir. ऑल द Thank बेस्ट. you, sir. मजा आ रहा है. ओके, ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. Bye.